हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। मैं सिर्फ दीपाली और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कंटिन्यूड लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप सभी ने बेसिक इंट्रोडक्शन तो जान ही लिया है फर्स्ट लेक्चर के थ्रू। आज सेकंड लेक्चर में देखिए क्या क्या नई चीजें हम लोग डिस्कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले ये जान लो कि प्रारंभ बैच चल रहा है और प्रारंभ में जितना आपका नीट का कोर्स है, सिलेबस है, वो सारा का सारा पूरा प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कर दो। और इसी के साथ जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक देख रहे हो, उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए आज के लेक्चर में जानते हैं क्या क्या चीजें देखेंगे बेटा। सबसे पहली चीज, द आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स। कि भाई पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। लास्ट क्लास में मतलब अभी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो पढ़ लिया है, लेयर्स ऑफ एंथर पढ़ ली है। अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस पोलन ग्रेन्स के। सेकेंड हम लोग देखने वाले हैं द रोल ऑफ एक्साइन इन प्रोटेक्शन एंड इंटाइन इन जर्मिनेशन। किस तरीके से एक्साइन और इंटाइन में प्रेजेंट होती है, मतलब दो लेयर्स ऑफ पोलन प्रेजेंट होती है। आप लोग आज बहुत ही मजेदार, बहुत ही नई नई चीजें सीखने वाले हो पोलन के बारे में। फिर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू मॉर्फोलॉजी। पोलन ग्रेन्स की पूरी मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे जुड़ी हर एक एक चीज, एक एक डिस्क्रिप्टिव फीचर कि क्या होना चाहिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, कौन सी सेल स्टेज होनी चाहिए, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, जिसके अंदर वो पॉलिनेट होना चाहिए, वो सभी चीजें। स्ट्रक्चर डिस्क्राइब द कॉज एंड सिम्टम्स ऑफ पोलन एलर्जीज। भाई पोलन ऐसा नहीं है कि पोलन सिर्फ काम की ही चीज है, पोलन कई बार पोलन एलर्जीज भी कॉज करता है। तो वो पोलन एलर्जीज के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। उसी के साथ साथ डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्पल्स, मेनी मल्टीपल कार्पल्स आज हम देखेंगे कि कार्पल्स अगर बहुत सारे होते हैं तो वो कितनी स्टेट्स में हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं वो लेक्चर होने वाला है हमारा कंटिन्यूड वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर दैट वाज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो अभी तक हमने जितनी बात करी थी, हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड तक समझ लिया था, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन समझ लिया था, है ना। पर एनसीईआरटी रीडिंग तो बाकी थी, तो उसको कैसे भूल सकते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे और उसके साथ माइक्रोस्पोर टेट्राड को समझेंगे। पर उससे पहले आप लोग जानिए पोलन ग्रेन क्या होता है ना। उसी बच्चे हो क्या रहा है, अपन ने माइक्रोस्पोर बना लिया था लास्ट क्लास में, याद है ना। तो अपन ने जब माइक्रोस्पोर लास्ट क्लास में बना लिया था, उस माइक्रोस्पोर में अपन ने फिर डिवीजन भी किए थे। पर वो माइक्रोस्पोर एक्चुअल में कैसा दिखता है, उसको कहते तो पोलन ग्रेन ही है ना। तो अब वो पोलन ग्रेन दिखता कैसा है, आज अपन थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आ जाता है पोलन ग्रेन। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गेमिटोफाइट। यही मेल गेमिटोफाइट है जो हमको नजर आ रहा था, है ना। इतने टाइम से हम पोलन ग्रेन ही तो देख रहे थे। यहाँ देखो, ये जो माइक्रोस्पोर्स थे तुम्हारे पास, ये माइक्रोस्पोर्स क्या थे आपके पास, पोलन ग्रेन थे। अब ये पोलन ग्रेन थे, तो ये पोलन ग्रेन क्या करेंगे बच्चे, ये पोलन ग्रेन, इन्हीं को तो हम माइक्रोस्पोर्स क्या है, पोलन ग्रेन्स ही तो हैं। तो इस पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि पोलन ग्रेन्स क्या है मैम, माइक्रोस्पोर्स क्या है, दोनों सेम चीज है। If you touch the opened anther, hibiscus or any other flower, you would find the deposition of a yellowish powdery pollen grains on your finger. अब भाई देखना है किसी को कि पोलन ग्रेन कैसा होता है, तो चाइना रोज होता है ना, बड़ा बेसिक फ्लावर होता है चाइना रोज, ठीक है, आराम से मिल जाएगा तुमको कहीं भी जाओगे तो। चाइना रोज के ऊपर एक वो जो उसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, उस स्टाइल में बहुत सारे डस्टी येलो येलो कलर के डॉट्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन। अगर तुम उनको हाथ लगाओगे तो पोलन है, वो डस्ट जो आपके हाथ पे आ जाता है, दैट इज पोलन। ओके, सो वो पोलन ग्रेन है, आप आसानी से अपने हाथ पे उसको रख सकते हो, एंड दैट इज पोलन। कई लोगों को उस पोलन से एलर्जी होती है ना। मेनी पीपल आर वेरी एलर्जिक टू द पोलन ग्रेन। तभी वो जैसे ही बाहर जाते हैं ना, तो पार्क वगैरह में जाते हैं, वो छींकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनसे कंट्रोल ही नहीं हो पाता, वो छींक इतनी ज्यादा आती है उनको, क्योंकि वो पोलन उनके नोज में चला जाता है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन वो होता है। अब तुम अगर ध्यान से यहाँ ये देखो, ये डिविजन तो अभी अपन देखेंगे, पर ये सारा डिविजन हो किसके अंदर रहा है, पोलन ग्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये सारा डिविजन पोलन ग्रेन के अंदर हो रहा है, तो पहले हमको इसका स्ट्रक्चर तो देखना पड़ेगा ना, ये दिखता कैसा है। चलो इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ।
दिख रहा है, विजिबल है सभी को। चलिए इसके मार्क करते हैं हम लोग पॉइंटर्स। सबसे पहले द आउटर मोस्ट लेयर। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर? सबसे पहले जो ये बाहर वाली लेयर होती है ना बेटा, इसको अपन कहते हैं एक्साइन। इसको हम कहेंगे एक्साइन की लेयर। द आउटर मोस्ट कवरिंग, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। अब एक्साइन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ना डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं से टूटी हुई है, कहीं कहीं से पूरी है, तो ये बड़ी डिसकंटिन्यूअस अजीब सी है। सो ये आउटर मोस्ट है। ये डिसकंटिन्यूअस है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, बड़ी जगह 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 से टूटी हुई लेयर है, ठीक है। और ये बनी किसकी होती है बेटा? ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है। पोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है अब जानना। स्पोरोपोलेनिन सबसे ज्यादा रेजिस्टिव मटेरियल होता है, कि इससे ज्यादा रेजिस्टेंस तुम्हें कहीं दिखेगा ही नहीं। सबसे ज्यादा रेजिस्टिव मटेरियल, यानी ये कोई बायोलॉजिकल टर्म से नहीं टूटता, ये कोई केमिकल टर्म से नहीं टूटता, ये कोई क्लाइमेटिक टर्म से नहीं टूटता, किसी से भी नहीं टूट रहा है। तो ये क्या है अपने पास? व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टिव मोस्ट रेजिस्टिव मटीरियल। मोस्ट रेजिस्टिव मटीरियल, सबसे ज्यादा कठोर, किसी चीज से नहीं टूटेगा, ना केमिकल से डिग्रेड होगा, ना बायोलॉजिकल चीज से डिग्रेड होगा, ना कोई क्लाइमेट कंडीशन से डिग्रेड होगा, किसी से भी डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट रेजिस्टेंस है स्पोरोपोलेनिन, और उसकी ये आपकी एक्साइन बनी हुई होती है, ठीक है। अब बात आते हैं जहां जहां एक्साइन छूट गई मैम, वो क्या काम करेगा? अब देखो बच्चे, जब इसके अंदर मेल गेमीट है ना, हमने अंदर वाली चीजें वही बनाई है। ये अगर मैं मार्क करूं तो ये आपकी वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये आपकी वेजिटेटिव सेल है, ये आपकी जेनरेटिव सेल है। तो ये वाला हिस्सा आपका जेनरेटिव सेल है स्मॉलर, ये आपका वेजिटेटिव सेल है न्यूट्रिएंट वाला है, और ये दो हमारे पास मेल गेमीट है, ठीक है। तो ये वही सारा चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पीछे बना लिया है, पर अब हम इसकी बाहर की चीजें देख रहे हैं। तो उसके अंदर मुझे क्या दिखा कि यार भाई बाहर तो इतनी खतरनाक प्रोटेक्टिव लेयर है एक्साइन, है ना, एक्साइन इतनी आउटर मोस्ट है और महा प्रोटेक्टिव लेयर है। अब अगर मैं एक्साइन को ध्यान से देखूं तो यार ये जगह जगह से टूटी हुई है। क्यों जरूरी है टूटना? क्यों ये डिसकंटिन्यूटी जरूरी है? क्यों ये डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि सोच के देखना यार, जब फर्टिलाइजेशन वाले टाइम मुझे ये दो मेल गेमीट चाहिएंगे, मैं कैसे निकालूंगी इनको? सोचो, मैं कैसे इन दोनों को निकाल पाऊंगी अगर ये इतनी रेजिस्टेंट लेयर हुई तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मुझे ये करना पड़ेगा कि बीच बीच में जगह छोड़ दो, है ना, बीच बीच में जगह छोड़ दो, ऐसी जगह छोड़ दो जहां पे स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस नहीं है। जहां स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस नहीं होगी वहां पे डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि भाई पोलन ग्रेन वहां से बाहर निकल सकता है, ठीक है, पोलन ग्रेन वहां से बाहर निकल सकता है। चलो, तो ये जो जगह छूटी हुई होती है, इन जगहों को हम नाम देते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? जर्म पोर। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं जर्म पोर। तो व्हाट आर जर्म पोर? बेसिकली जर्म पोर आर द structure, or we can say spaces in between the sign. Pollen tube protrudes from it. पोलन ट्यूब यहाँ से ही प्रोट्यूड करेगी। पोलन ट्यूब जो फॉर्मेशन होगा ना, जब हम प्लांट, जब भी मैंने तुमको जब
इनिशियल लेक्चर में बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट में कि भाई जो प्लांट है हमारा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वो ऑब्वियसली कार्पल से गुजरता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। तो जब कार्पल से गुजरता हुआ जाएगा तो वो कार्पल का जो स्टाइल है वहां से पोलन ट्यूब ही तो बनेगी बेटा। ट्यूब के थ्रू ही तो मेल गैमीट ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो ट्यूब के थ्रू हो सकता है। तो ये ट्यूब बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है और यही वो चीज है। तो क्या है, एक साइन हमारे पास आउटर मोस्ट आ गई, ये बाहर वाली सीम वाली लेयर। फिर अंदर आ गई मेरे पास जर्म पोर। अब अंदर की लेयर भी तो हो गई होगी, यस ऑफ कोर्स है। ये जो ब्लू कलर की मार्क्ड लेयर है, इस लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। काफी कम दिख रही है बट ये है इंटाइन। सो व्हाट इज इंटाइन? इंटाइन इज द इनर मोस्ट लेयर। इंटाइन क्या है बच्चे? इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर होती है इंटाइन। ठीक है, बनी किसकी होती है? बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। सेल्यूलोज और पेक्टिन की, यानी भी सेल्यूलोज और पेक्टिन को मैं साथ में क्या बोल सकती हूँ? सेल्यूलोपेक्टिन। तो ये बनी होती है सेल्यूलोपेक्टिन की, सेल्यूलोपेक्टिन की। ठीक है, तो यहाँ हुआ क्या कि ये हमारे पास आ गई इंटाइन, हमारे पास आ गई एक्साइन, और जगह जगह बच गए हमारे पास जर्म पोर। और फिर उसके बाद उसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल चल रहे थे वो तो चले ही जा रहे हैं, हमने उनको रोका ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है इंटाइन और एक्साइन अगर मैं साथ में बोलूँ तो मैम ये क्या कहलाया जा सकते हैं? इनको अगर मैं साथ में बोलती हूँ तो इनको हम कहेंगे स्पोरोडर्म। क्या बोलेंगे इनको साथ में? स्पोरोडर्म। तो जब मैं इंटाइन और एक्साइन को साथ में बोलूंगी, इंटाइन और एक्साइन, तो जब मैं साथ में नाम लूंगी इन दोनों का तो मैं क्या बोल सकती हूँ इनको? स्पोरोडर्म। So what is sporoderm? Sporoderm is the protective layer, क्योंकि at the end कर क्या रहे हैं ये दोनों? प्रोटेक्शन ही तो कर रहे हैं। आगे इंटाइन और एक्साइन कर क्या रहे हैं बच्चे? प्रोटेक्शन ही तो कर रहे हैं। तो स्पोरोडर्म क्या हो गई है आपके पास? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर जो कि किसकी मिलके बनी है? एक्साइन और इंटाइन से मिलके बनी है। क्लियर है बात? तो यहाँ हमारे पास क्या क्या चीजें मार्क हो गई है। अच्छा, सेल्यूलोपेक्टिन में कंफ्यूज मत हो जाना, सेल्यूलोज और पेक्टिन ही है सेल्यूलोपेक्टिन। ठीक है, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, विरुष्का बोलते हो ना तुम लोग बच के चल रहे हैं ना नामों के, तो वो भी है, ये वही है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि एक्साइन इज द आउटर मोस्ट लेयर, इंटाइन इज द इनर मोस्ट लेयर, एंड देयर कम्स एज द jump or other spaces where which are left क्यों छोड़े जाते हैं भाई? ताकि यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो सके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो यहाँ पे यही चीजें अभी बताया गई है आपको कि किस तरीके से आपका पोलन ग्रेन दिखता है। देखो ये स्ट्रक्चर रहता है पोलन ग्रेन का। अभी अपन ने जो चीज बनाई ना वो यही चीज है। तो आउटर मोस्ट हार्डेस्ट कवरिंग है ये बाहर वाली, है ना? बाहर वाली हार्डेस्ट कवरिंग है ये। देखो बहुत मतलब ऐसे चुभते नहीं है ये, बट ऐसा होते हैं, थोड़ा सा इस पे स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, चलिए। So you are already amazed by variety of architecture, size, shape, colors, design on the seen on the pollen grain from different species। अब इसमें तुम जब देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी एक्साइटेड ही हो कि भाई ये दिखता कैसा है, अजीब सा, बट ये एक्चुअल में होता कैसा है, होगा कैसा ये? pollen grains are generally spherical, measuring of about 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर होते। माइक्रोमीटर मतलब सोच के देखो कितना छोटा है भाई, माइक्रोमीटर कितना हद छोटा है। तो माइक्रोमीटर होते हैं ये डायमीटर के अंदर। इट हैज proximal to two layered wall। पहली the hard outer covering, the hard outer layer called exine। exine जो है and it is made of sporopollenin। भाई अगर exine आ गई और sporopollenin आ गया तो इससे सवाल भी आएगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? याद रखेंगे सारे बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिनिन इज मोस्ट रेजिस्टिव एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर दिस चैप्टर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर? सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट जिसको कोई नहीं तोड़ पाया आज तक, नोन रेजिस्टेंट मटेरियल नोन।
इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। भाई देखो, हाई टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड को भी विथस्टैंड कर रहा है, यानी या ना तो इसको बायोलॉजिकल टर्म तोड़ पाई है, ना इसको केमिकली कोई चीज तोड़ पा रही है। एंड स्ट्रॉन्ग एल्कलाई बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, दोनों ही नहीं तोड़ पा रहे हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन सो फार नोन। तो इसको किसी भी चीज से ये टूट अभी तक नहीं पाया, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस है। तो फायदेमंद चीज है ना हमारे लिए डिसकंटिन्यूटी। तो अब ये क्या होता है कि the pollen grain exine has prominent apertures called germ pore where the sporopollenin is absent। यहाँ पे sporopollenin present नहीं होगी। देखो भाई, sporopollenin नहीं बनाई मैंने, ठीक है। germ pore is the spaces between the exine, या हम बोल सकते हैं where no germ pore is present। नो germ pore is present, germ pore है ही नहीं यहाँ, ठीक है। चलिए अगला, pollen grains are well preserved as fossils because of their presence of sporopollenin। अब sporopollenin के बहुत काम है। देखो, sporopollenin आपका सबसे ज्यादा रेजिस्टिव है, sporopollenin प्रोटेक्शन बेस्ट दे रहा है, उसी के साथ साथ sporopollenin जो है वो आपका फॉसिल में भी काम आता है। तो जब हम कहते हैं ना आज से कई साल बाद कोई स्पेशी मान लो प्लांट की नहीं रही है ना, और उसका हमको पोलन दिखाना पड़ेगा, तो ये बनी होती है सेल्यूलोपेक्टिन की, यानी सेल्यूलोज और पेक्टिन, सेल्यूलोपेक्टिन इसको बोलेंगे हम। तो ये बनी होती है सेल्यूलोपेक्टिन। अब देखो, अब दोनों ही लेयर जो है तुम्हारे पास, एक्साइन ले लो या इंटाइन ले लो, दोनों ही लेयर जो होंगी ये प्रोटेक्टिव है ना। क्या सर्व कर रही है, ये प्रोटेक्शन में सर्व कर रही है। तो दोनों ही लेयर को अगर मैं साथ में बुलाना चाहूँ तो मैं इनको क्या बोल सकती हूँ, दोनों ही लेयर को अगर मैं साथ में बुलाना चाहूँ तो मैं इनको बोल सकती हूँ स्पोरोडर्म। तो व्हाट इज स्पोरोडर्म, जब मैं इंटाइन और एक्साइन को एक साथ नाम ले दूंगी तो उसको हम कहेंगे स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म इज प्रोटेक्टिव लेयर। स्पोरोडर्म इज प्रोटेक्टिव लेयर। तो हो क्या रहा है ना यहाँ बच्चे, कि जब आप बात करते हो germ pore की, germ pore इज एसेंशियल क्योंकि बीच बीच में गैप्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक्साइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस भी होनी जरूरी है क्योंकि वो स्पोरोपोलिन की बनी है, ठीक है। अब हम एक बार एनसीईआरटी कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि वो सारी चीजें हमारी मैच कर रही है उससे कि नहीं। चलो चलो, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देखो आपको पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके के पोलन ग्रेन्स दिख रहे हैं तुम लोगों को। अब ये पोलन ग्रेन्स डिफरेंट साइज किसके हो सकते हैं, शेप के हो सकते हैं, कलर के हो सकते हैं, डिजाइन के हो सकते हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहे हैं फिगर्स के अंदर। अब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में कैसे बने हुए होते हैं, किस तरीके के होते हैं वो पढ़ते हैं। सो पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल इन शेप। सबसे पहली बात कर लेते हैं, तो ये कैसा है बच्चे, जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग ऑफ अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोमीटर मतलब कितना छोटा हो गया, सोच के देखो, माइक्रोमीटर है एकदम ही डायमीटर के अंदर, बहुत ही छोटा। इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर की वॉल रहती है इसके पास। द हार्ड आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, इट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन। अभी अपन ने बात करी, इट इज द मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मैटर। मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मैटर इज योर स्पोरोपोलिन। नोन, इट कैन विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर लेता है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बर्दाश्त कर लेता है, एल्कलाइज भी बर्दाश्त, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एल्कलाई भी कर सकता है, ये एसिड भी कर सकता है, हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है दैट इज योर स्पोरोपोलिन। अब देखो होता क्या है, स्पोरोपोलिन को इतना हार्ड, इतना टफ बनने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आगे देखना होता क्या है कि जब प्लांट्स है, अभी तो तुम्हें बहुत सारे प्लांट दिख रहे हैं, मान लो तुम्हारी बाद वाली स्पीशीज, बाद वाली जेनरेशन को प्लांट्स की कुछ स्पीशीज ना दिखे तो तुम कैसे बताओगे कि यार ये प्लांट भी हुआ करता था, भाई रोज भी हुआ करता था एक टाइम में, चाइना रोज भी हुआ करता था एक टाइम में, तो ये हुआ करता था, तुम कैसे बताओगे। इसको बताने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ तो चीज होनी चाहिए ना इसको बताने के लिए। तो क्या कर सकते हो तुम उसको प्रिजर्व कर सकते हो,
कर सकते हो कि नहीं? तो तुम उस पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते हो। और यही चीज यहाँ होती है कि जो स्पोरोपोलिन होता है ये फॉसिल बनाने के काम आता है, यानी कि पोलन को प्रिजर्व करना, उसको एज अ फॉसिल रखने के काम कौन आएगा बच्चे आपके पास? स्पोरोपोलिन। तो व्हाट स्पोरोपोलिन इज, नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। अभी तक कोई एंजाइम डिग्रेड, तो बायोलॉजिकल टर्म डिग्रेड नहीं कर पाया, फिजिकल टर्म हो गया हाई टेम्परेचर, वो नहीं डिग्रेड कर पाया, केमिकल टर्म हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कलाई, वो नहीं डिग्रेड कर पाए। अब पोलन ग्रेन एक्साइड हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे? जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। तो जर्म पोर एक ऐसी जगह है जहां स्पोरोपोलिन नहीं है ना, हमने अपनी डायग्राम में भी बनाई है। तो पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन है तभी हम इसको एज अ प्रिजर्व भी रख सकते है ना। आगे आने वाली पुश्तों को तुम बता सकते हो कि अरे बेटा ये देखो ऐसा होता था चाइना रोज, है ना, इसके ये पोलन ग्रेन है, और ये पोलन ग्रेन अभी तक जीवित क्यों है? भाई दादाजी आप तो इतने बूढ़े हो गए हैं पर ये पोलन ग्रेन अभी तक मरे क्यों नहीं? पोलन ग्रेन अभी तक जिंदा क्यों है? तो तुम उनको बता सकते हो क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिन है। स्पोरोपोलिन कोई नहीं हटा सकता, तो कैसे भी डिग्रेड नहीं होंगे। तो स्पोरोपोलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसे ध्यान से पढ़ें। स्पोरोपोलिन आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, लाइन कह लो, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा मटेरियल हार्डेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, एसिड को ब्रेक नहीं कर सकता, एल्कलाइन को ब्रेक नहीं कर सकता, तो स्पोरोपोलिन होता है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट, द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। तो एक्साइन जो है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, बाहर अपना बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न रखता है। चलो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी चीज। एनसीईआरटी में इनर डायग्राम बाद में बताया, मैंने तुम्हें पहले इसीलिए बताया है ताकि जब तुम ये वाली चीज देखोगे ना, जब तुम ये वाली चीज देखोगे तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैम कैसे डिविजन है ना। क्योंकि यहाँ पे डिविजन अगर नहीं समझे तो आउटर लेयर का कोई सेंस नहीं है। आउटर लेयर इज एसेंशियल, बट तुम्हें उसके अंदर भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई अंदर चल क्या रहा है। ठीक, तो अंदर चल क्या रहा है ये चीज हमको, हम इस तरीके से, ये एनसीईआरटी में बाद में दे रखा है पर हमने इसको पहले ही कर लिया। ठीक है, तो सेम वही चीज है बेटा, एक होगी पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल जब डिवाइड करती है तो हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर। देखना एन है ना, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर है ये। तो हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर होगा, इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिवीजन हो रहा है? वैक्यूलराइजेशन। सबसे पहले तो वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्यूलराइजेशन। नेक्स्ट आता है आपके पास, जब वैक्यूल बन चुका है तो अब एसिमेट्रिक डिवीजन होगा। तो यहां हमारे पास एसिमेट्रिक डिवीजन है। एसिमेट्रिक डिवीजन से हमारे पास दो सेल बन गई, ऊपर की वेजिटेटिव सेल और नीचे वाली जो होगी वो जेनरेटिव सेल। और यहां देखो दो सेल, दो न्यूक्लियस की कंडीशन है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टू सेल। भाई मेरी इस तरफ से तो बहुत ही गंदी राइटिंग आती है नहीं ऐसी लिखती है, रुको। टू सेल स्टेज, ये है हमारे पास टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो टू सेल स्टेज कंडीशन वो है जब मेरे पास एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल। अब इसके बाद की कंडीशन भी हो सकती है जब वेजिटेटिव और जेनरेटिव दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, और मेल गैमीट बना दे। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसको हम कहते हैं थ्री सेल स्टेज। चलिए, तो द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अभी अपन ने बात करी ली है भाई एक्साइन इंटाइन की, है ना। तो इंटाइन क्या है बेटा जी? इनर मोस्ट लेयर, इनर वॉल। नेक्स्ट आता है इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस लेयर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने जीवन में पूरी पूरी बढ़ रही है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम डायग्राम में भी देख लो, ये ब्लू वाली लेयर इज योर कंटिन्यूअस लेयर, इसने कहीं तोड़ फोड़ नहीं मचाई।
मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोपेक्टिन लेयर, ठीक है। जैसे वो विराट अनुष्का विरुष्का है ना, ये आजकल चल रहा है ना, तो नामों को मिला देते हैं, तो यहाँ पे भी ये तो बहुत, इसने भी नाम मिला दिया। तो अब सेल्यूलोज और पेक्टिन, कई जगह पे तुमको सेल्यूलोपेक्टिन की इनर मोस्ट लेयर मिलेगी, तो आप नाम लिख सकते हो, इंटाइन है, ठीक है। चलिए आगे, साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है इसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे एक छोटी सी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके पास, ये आपके एनसीईआरटीज में गिवन है, तो हम बना देते हैं भाइयों, जेनरेटिव के अंदर से है, ठीक है। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले इसीलिए नहीं बनाई थी, क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, अगर कोई सेल की हम बात कर रहे हैं तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी है। तो ये बात बड़ी ऑब्वियस है कि मैम कोई भी अगर सेल की हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही, है ना। तो वो तो सेलेक्टिव सिलेक्शन करेगी ही ना, सेलेक्टिव मूवमेंट, सेलेक्टिव सिलेक्शन ऑफ थिंग्स वो तो करेगी ही, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी ऑब्वियस है। When the pollen grain mature, it contains two cells, जिसको हम वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है कंपैरेटिवली बिगर होती है, हैज abundant of food reserves and large irregularly shaped nucleus। इसका न्यूक्लियस कुछ ज्यादा अच्छा शेप्ड नहीं होता, इरेगुलरली शेप्ड होता है, पर abundant होती है ये, इसके अंदर फूड रिजर्व बहुत ज्यादा होता है। जेनरेटिव सेल की अगर हम बात करें तो जेनरेटिव सेल जो होगी इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो यार अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये वेजिटेटिव सेल है, नीचे की तरफ छोटा सा पार्ट बना दिया कि जनरेटिव बन जा, ठीक है, ऐसे बना दिया इसको। तो it has spindle shaped dense cytoplasm and nucleus. Over 60% of angiosperm, the pollen grains are shed at 2 cell stage। सुनना ध्यान से, 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, यानी जब डेहिसेंस हो जाता है, जब वो बर्स्ट ओपन होता है अंदर, तो वो 60% ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो फैल जाते हैं, वैसे के वैसे ही स्प्रेड हो जाते हैं। रिमेनिंग स्पीशी, और बाकी जितने बचे हुए हैं, द जेनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। भाई माइटोसिस होता क्या है बेटा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मियोसिस 4 पार्ट्स में डिवीजन, माइटोसिस 2 पार्ट्स में डिवीजन, ठीक है। तो यहां माइटोटिकली वो डिवाइड करता है टू गिव राइज टू द 2 मेल गेमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, और इस स्टेज को हम कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 सेल स्टेज। तो 60% तो पोलन ग्रेन्स वो हो गए कि भाई ये 2 सेल स्टेज में शेड हो जाएंगे, बचे 40% जो होते हैं वो 3 सेल स्टेज में जाके शेड हो जाते हैं। तो ये 2 तरीके के आप फिनोमिनास बोल सकते हो, या 2 तरीके के हम प्रोसीजर्स पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन कोई भी स्टेज में, ये 2 सेल से स्टेज में भी शेड हो सकता है, और कई बार जेनरेटिव सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और 2 मेल गेमीट्स बना लेती है, तो वो उस टाइम पे यानी 3 सेल स्टेज में भी शेड हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात, सभी के समझ में आए? चलिए अब इसके आगे की बात अगर मैं करूं तो उसमें आएगा बच्चे पोलन प्रिजर्वेशन। अब 3 चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। क्या क्या चीजें होनी है कि भाई अब आपने पोलन तो बना लिया है, पर अब इस पोलन का किस तरीके से यूज होगा, क्या इसकी कुछ एलर्जीज भी होती है, हम कुछ एलर्जीज भी पढ़ेंगे, और पोलन को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है। सो बेसिकली पोलन ग्रेन की अगर मैं बात करती हूँ, पोलन ग्रेन में मेरे पास 3 चीजें आती है बच्चे। फर्स्ट इज pollen viability, second pollen product, third pollen allergies।
तीन चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। पोलन वायबिलिटी, कि भाई मैं एक पोलन को अगर स्टोर कर सकती हूँ, प्रिजर्व रख सकती हूँ, तो मैं कब तक रख सकती हूँ और कैसे रख सकती हूँ, ठीक है। पोलन प्रोडक्ट्स, की भाई पोलन से इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। और पोलन एलर्जीज, कि भाई अगर कोई अच्छी चीज है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ नुकसान लेके आएगी। तो पोलन एलर्जीज मतलब कि यार जिन लोगों को, जैसे कभी तुमने देखा होगा कि है ना, कई लोग ऐसे होता है गार्डन में जाते हैं झींकना शुरू कर देते हैं, खटाखट छींकना शुरू कर देते हैं। वो क्यों हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ पोलन एलर्जीज। तो एलर्जीज कैसी हो सकती है? जैसे कि अस्थमा हो सकता है, या फिर उनके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के अंदर तो ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो चीज हो सकती है। तो अभी अपन उनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी मतलब होता है बच्चे की पोलन प्रिजर्व कब तक रह सकता है। तो बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस से पोलन ग्रेन्स प्रिजर्व रहे जा सकते हैं। उसके साथ साथ एक प्रोसेस होता है क्रायो प्रिजर्वेशन का। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। जब आप लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर देते हो, और टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो हुआ क्या है बच्चे, कि जब आप पोलन ग्रेन को स्टोर करते हो तो आपको कैसा टेम्परेचर और क्लाइमेट चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे जब आप स्टोर कर देते हो उसके अंदर पोलन, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, एंड इट इज एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि पोलन की वायबिलिटी यानी उसकी डेट बढ़ानी है हमें, उसे जीवित रखना है हमने, ठीक है। तो पोलन वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब होता है उसको जीवित रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोलन प्रोडक्ट्स। अब पोलन से क्या क्या चीजें बन सकती है? तो पोलन से बहुत सारे मेडिसिनल यूज होता है पोलन का। तो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज होती है पोलन की, तो मेडिसिन हो गई। फिर उसके साथ साथ कुछ बी पोलन नाम के कैप्सूल्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा चलते हैं। तो अभी अपन पढ़ेंगे उन सब के बारे में। बी पोलन, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोलन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पोलन एलर्जीज। पोलन एलर्जीज क्या होती है बच्चे? ये यूजुअली लंग्स एलर्जीज करती है, यानी कफिंग होगा, कई बार स्नीजिंग होगा, है ना, एजमा हो सकता है, एजमा हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ कभी किसी को अगर सीवियर हो जाए तो ब्रोंकाइटिस में लीड कर सकता है, नहीं तो वो वाटरी आईज बहुत ज्यादा हो जाती है इसमें, रेडनेस ऑफ आईज, तो आंखें लाल हो जाना, पानी टपाटप गिरते रहना आंखों से। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं पोलन एलर्जीज के अंदर। अभी यही चीज को हमने एक एक चीज में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास आता है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशी कॉज सीवियर एलर्जीज। अभी अपन ने एलर्जीज की बात कर ही ली थी कि भाई क्या क्या एलर्जीज हो सकती है। ब्रोंकाइटल एफिक्शंस यानी आपके ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या फिर इन सम पीपल ऑफन लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, लीड्स टू एजमा, ब्रोंकाइटिस। अभी बोल दिया ना मैंने, एजमा भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है। कई बार सीवियर हो जाए तो ब्रोंकाइटिस होता है, नहीं तो एजमा भी हो सकता है, ठीक है। फिर इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विथ imported wheat has become the ubiquitous in occurrence and causes pollen allergies। अब भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्या नाम है इनका? पार्थेनियम ग्रास, या इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास। वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये इंडिया आए तो इन्होंने सबसे पहले और सबसे ज्यादा पोलन के एलर्जीज के सिम्टम्स दिखाए। जैसे ही ये इंडिया आते हैं उस टाइम पे ये कंटेमिनेटेड, ये क्या है बेटा? ये इंपोर्टेड व्हीट है ना, बाहर से लाया हुआ व्हीट है, और ऑब्वियसली कुछ क्रॉप है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेमिनेंट तो हो गई, तो गड़बड़ है इसके अंदर कुछ ना कुछ। कंटेमिनेंट मतलब फॉरेन पार्टिकल विच इज ऑब्वियसली योर रेस्पिरेटरी ट्रैक विल नॉट एक्सेप्ट। तो वो चीज अगर आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाती है तो वो क्या कॉज करती है? इट विल कॉज पोलन एलर्जीज। और ये चीज सबसे पहले और सबसे ज्यादा देखी गई थी दीज इंपोर्टेड पार्थेनियम ग्रासेस या कैरेट ग्रास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बहुत अच्छे हैं ये, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं ये।
It has become a fashion in recent years to use pollen tablets or as supplements. फूड सप्लीमेंट्स के लिए लोग क्या यूज करते हैं? पोलन टैबलेट्स। पोलन टैबलेट्स को खाते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट क्योंकि बहुत न्यूट्रेटिंग होता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स हो गया, सिरप हो गया, और ये सब मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, और इससे ये चीज भी देखी गई है कि भाई जो एथलीट का स्पीड है वो चीज देखा गया है, मतलब एक फायदेमंद चीज की तरह काम करता है पोलन प्रोडक्ट्स भी। तो काफी न्यूट्रिटिव होते हैं ना, वेरी एसेंशियल। तो ये एथलीट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और पोलन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखो, ये इमेज आपकी एनसीईआरटी का इमेज है, ये है बच्चे पोलन प्रोडक्ट्स। तो पोलन प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आ गया आपके पास बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये चीज भी देखी जाती है। अच्छा, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, बी पोलन कहाँ से आया? तो बी पोलन कहाँ से आया? बी पोलन आया है आपका इंग्लैंड से। तो याद रखना ये चीजें, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम कई बार वी फॉरगेट टू लर्न और समटाइम्स वी माइट स्किप टू लर्न दिस, क्योंकि यार मैम डायग्राम इतना सा इमेज है, अब इस इमेज के अंदर क्या याद करना। बट बेटा जी अगर इमेज से क्वेश्चन आ गया ना तो तुम गए काम से। तो पोलन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। चले आगे, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब बात करेगा ये पोलन वायबिलिटी की। चलो, तो वंस द पोलन आर शेड द पोलन ग्रेन्स हैव लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज द वायबिलिटी इफ आर अबाउट टू ब्रिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। भाई अगर फर्टिलाइजेशन करवाना है तो वायबल होना चाहिए, है ना। पोलन ग्रेन जो होगा वो वायबल होना चाहिए। वायबल यानी कि भाई वो लॉन्ग लास्टिंग स्टे तो करे कम से कम। ठीक है, अगर कोई पोलन ग्रेन पहले ही मर जाएगा, उसके अंदर मेल गैमीट रहेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा? ठीक है, तो वो स्टे करना चाहिए, वो जीवित रहना चाहिए पोलन ग्रेन। उसके लिए क्या एसेंशियल है? उसके लिए पोलन वायबिलिटी एसेंशियल है। उसके लिए वायबिलिटी एसेंशियल है। सो द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल टू सम एक्सटेंट, डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अभी किस पे डिपेंड करता है कि भाई कैसा टेम्परेचर, कैसी ह्यूमिडिटी है उस एरिया की, उस हिसाब से भाई पोलन ग्रेन रिएक्ट करेगा। पोलन ग्रेन रख सकते हो आप प्रिजर्व करके, या स्पोरोपोलिन से ऑलरेडी प्रिजर्व ही रहता है, पर थोड़ा और अगर हम प्रिजर्वेशन देखना चाहें तो इन सम सीरियल सच एज राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोलन ग्रेन्स लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिलीज। अब सोच के देखो, 30 मिनट में अगर ये अपनी वायबिलिटी रिलीज कर रहा है, मुझे करवाना है इसका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है ना, भाई मुझे एक नया प्लांट बनवाना है। ठीक है, अब उस नए प्लांट के लिए मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा ऐसा पोलन ग्रेन होना चाहिए, मेरा ऐसा स्टिग्मा होना चाहिए, तो मैं इन दोनों को फ्यूज करती हूँ, मैं कोई नया प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, बेसिक अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो मैंने दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन और डिफरेंट टाइप ऑफ एग को कंबाइन करने का एक नया विचार सोचा। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब अगर मैं ये चीज सोच रही हूँ तो उसके लिए जरूरी तो है ना कि भाई पोलन तो वायबल रहे। पोलन ही मर जाएगा तो क्या काम करेंगे, है ना। और वीट में तुम देखते हो कि वीट में आए दिन, या राइस में आए दिन नया कुछ ना कुछ नई नई चीजें आती रहती है कि आज ये नया राइस आ गया, आज की गोल्डन राइस आ गया, ये ऐसा राइस आ गया। तो बड़ी बड़ी नई नई चीजें चल रही है। तो वो नई चीज कैसे बनेगी अगर पोलन ही वायबल नहीं रहेगा? क्योंकि तुम देखो 30 मिनट है, अगर रिलीज हो गया पोलन एक बार फ्लावर से तो 30 मिनट तक वायबल है, उसके बाद नहीं रहेगा। ऐसे तो ना काम चलेगा। तो इसीलिए हमने क्या बनाया कि हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं ताकि हम पोलन की वायबिलिटी को एक्सटेंड कर दें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, इनके अंदर क्या होता है ये भी देख लो। दे मेंटेन द वायबिलिटी फॉर मंथ्स। अब ये कुछ मेंटेन वायबिलिटी मंथ, आलू गोभी है ना, सोलेनेसी, लिलेसी बोला है नहीं, रोजेसी फैमिली, और लेग्यूमिनोसी आपकी मटर फैमिली। ठीक है, तो फेबेसी वाली फैमिली। तो ये जितनी भी फैमिलीज हैं, इन फैमिलीज के भी प्लांट को अगर देखा जाए तो वो महीने तक ही वायबल रहेंगे बस। उसके बाद अगर मुझे रखना हुआ तो यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मैं इसको ह्यूमन में बात करूं ना, ये चीज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बोल रही हूँ इन टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्लांट। अगर मैं इसको इन टर्मिनोलॉजी ऑफ ह्यूमन बोल दूं तब वहां पे आ जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है कि स्पर्म को या सीमन को स्टोर कर लिया जाता है और उसको फिर आर्टिफिशियली जो है फीमेल एग के साथ फ्यूज कराया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्या बोलता है कि जैसा आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सुना है वैसा ही इट इज पॉसिबल टू स्टोर द पोलन ग्रेन in large number of species for years in liquid nitrogen that is minus 196 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे पोलन्स को हम यूज कर अब पोलन बैंक्स बनाते हैं। तुम सोचो पोलन बैंक्स बना रहे हैं सिमिलर टू द सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इस प्रोसेस को आप क्या नाम दोगे बेटा? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। तो क्रायो प्रिजर्वेशन बेसिकली क्या हुआ कि जब आप लिक्विड नाइट्रोजन में माइनस 196 डिग्री सेल्सियस में पोलन ग्रेन को स्टोर कर रहे हो। सिंपल। ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड दैट इज मेगास्पोर। चलिए मेगास्पोर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं बट उससे पहले स्ट्रक्चर जान लो एक कार्पल का कैसा होता है। चलो एक एक चीज को मार्क करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर वाला एरिया दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है बेटा जी? स्टिग्मा इज द स्टिकी सरफेस स्टिकी सरफेस है जिसपे पोलन आके लैंड करेगा। ठीक है। स्टिकी सरफेस ऑन विच पोलन लैंड्स ऑन विच। ठीक है। पोलन ग्रेन आके सबसे पहले इसी पे बैठेगा। ठीक है। तो साइट जहां पे वो लैंडिंग करेगा पोलन तो वो हो गया हमारे पास स्टिग्मा। अब भाई अगर यहाँ पोलन आके मान लो बैठ भी जाता है तो यार पोलन अब पोलन ट्यूब बनाएगा। याद है ना तुम लोगों को कि मैंने क्या बताया था? जब अपने पास पोलन ग्रेन था तो उसके आसपास जो लेयर थी वो कहीं कहीं से डिसकंटिन्यूअस भी थी। एक साइन जो थी वो कहीं कहीं से डिसकंटिन्यूअस भी थी। अब वो जहां जहां से डिसकंटिन्यूअस होगी ना वहां से एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी क्योंकि एट द एंड इसको पहुंचना कहाँ है बच्चे? इसको यहाँ एग तक पहुंचना है। ठीक है। ये मान लो ये एग है। ये एग है। ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है और इसके अंदर एग प्रेजेंट रहता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर एग प्रेजेंट है तो इस एग तक अगर इसको पहुंचना है ये एग तक अगर इसको पहुंचना है तो इसको यहां से यहां तक आना पड़ेगा। इसको ट्रैवल करना पड़ेगा पूरा। और ट्रैवल करने के लिए इसी ट्रेवलेंस के लिए इसको क्या जरूरत होती है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की। और पोलन ट्यूब जो होगी वो कहाँ तक मूव करेगी? वो आपके स्टिग्मा पे बनना शुरू होगी पर आपकी स्टाइल से मूव करती हुई ओवरी तक जाएगी। तो स्टाइल से पोलन ट्यूब बनती है और ओवरी तक पहुंचती है। तो ये क्या हो गई बच्चे? ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज स्टाइल। तो स्टाइल स्टिकी नहीं होता। ठीक है। ये याद रखना। स्टाइल जो होगा ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग टू फॉर्म ओवरी। एक्सटेंडिंग टू फॉर्म ओवरी। अब आ जाता है ये बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ओवरी। व्हाट इज दिस ओवरी? ये ओवरी कैसा स्ट्रक्चर है? पहले तो इसका मॉर्फोलॉजी देख लो भाई। ओवरी क्या है आपका? बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर। बेसल स्वोलन स्ट्रक्चर ओवरी। ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं मेगास्पोर। ठीक है। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा बच्चे? मेगास्पोर। सो कंटेन मेगास्पोर।
सिंपल, इट कंटेन मेगास्पोर, इसके अंदर मेगास्पोर प्रेजेंट रहेगा, एग प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, ओव्यूल रहेगा, ओव्यूल के अंदर एग रहे, मतलब हम बेसिक बता रहे हैं कि भाई ओवरी के अंदर सारी चीजें रहेगी, मेगास्पोर जेनेसिस होगा, मेगास्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब होगा क्या यहाँ पे, जब स्टिग्मा है हमारे पास, स्टाइल है, ओवरी है, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के ही तो हम क्या कहते थे, कार्पल या पिस्टल कहते थे। तो यही पूरा स्ट्रक्चर रहता है बच्चे आपके पास कार्पल का, इसी को हम कहते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। तो ये हमारे पास आ जाता है कार्पल या पिस्टल। अब इस कार्पल पिस्टल में हमको डिफरेंसेस दिखते हैं। देखो, अगर मैं ग्रुप ऑफ कार्पल्स की बात करूंगी या ग्रुप ऑफ पिस्टल की बात करूंगी तो हम उसको नाम दे देंगे गाइनोशियम। जैसे हमने ग्रुप ऑफ स्टेमन को हमने बोल दिया था एंड्रोशियम, है ना, एंड्रोशियम वाज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से सेम अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो वो हो जाएगा आपका ग्रुप ऑफ कार्पल्स और गाइनोशियम, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है, बड़ा आसान है। अब देखिए होता क्या है, अब यहां देखना, यहां बोलता है गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अगर एक ही पिस्टल हुआ बच्चे तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पलरी, ठीक है। अगर पिस्टल एक ही हुआ, नंबर ऑफ पिस्टल से अगर मैं इसको डिवाइड करूं और पिस्टल मेरे पास एक ही होता है, ठीक, तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पलरी। एक दो शब्द पहले समझ लो फिर अपन इसको रीड करते हैं, ठीक है। अगर मैं नहीं ऐसे बनाती हूँ डायरेक्ट, अगर मैं बोलती हूं कि पिस्टल ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स, दो तरीके के आ जाते हैं मेरे पास। पहला क्या हो जाता है, पहला तो अगर मान लो एक ही पिस्टल हुआ, ठीक है, या एक ही कार्पल हुआ, तो अगर एक ही कार्पल हुआ, पिस्टल बोल दो या कार्पल बोल दो, दोनों सेम चीज है, ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना प्लीज। पिस्टल बोल दो या फिर इसको कार्पल भी बोल सकते हो आप, और कार्पल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है। अब अगर एक ही कार्पल प्रेजेंट हुआ, वन कार्पल, तो ऐसे टाइम पे हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिकार्पलरी कंडीशन। यूनिकार्पलरी यानी एक ही कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है। यूनिकार्पलरी इज वन कार्पल इज प्रेजेंट। यूनि मतलब क्या हो जाता है बच्चे, एक ही कार्पल है भाई, एक से ज्यादा है ही नहीं। मान लो अगर बहुत सारे कार्पल हैं तब तुम क्या बोलोगे इसको, मेनी कार्पल्स, है ना, मैनी कार्पल। मैनी कार्पल को हम क्या बोलते हैं, मैनी कार्पल को हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी कंडीशन। यूनिकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी कंडीशन। अब तुम देखो यहाँ एक ही कार्पल है, यहाँ बहुत सारे कार्पल है। अब ये बहुत सारे कार्पल अगर हैं तो ये फ्यूज भी हो सकते हैं, ये फ्री भी हो सकते हैं। तो इसमें अगेन दो कंडीशन आ जाती है मेरे पास कि अगर मान लो कुछ कार्पल्स फ्यूज्ड रहे यानी उनका एक ही ओवरी रहा। जैसे देखो ये स्टिग्मा स्टाइल तो है पर ओवरी एक ही है, अभी देखना, स्टिग्मा स्टाइल तो अलग अलग है पर ओवरी जो है वो सेम ही है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्यूज्ड। और फ्यूज्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनकार्पस का। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा जी, सिनकार्पस। तो जब हम बोलते हैं कि ओवरी या कार्पल्स सिन कार्पस है यानी मल्टी कार्पलरी तो है, बहुत सारे तो है, मेनी नंबर्स तो है, पर ये कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। तो सिन कार्पस कंडीशन क्या हो गई, फ्यूज्ड कार्पल, ठीक है। फ्यूज्ड कार्पल है, आपस में जुड़े हुए कार्पल्स है। और अगर मैं बात करती हूं फ्री कार्पल्स की तो हम उनको बोलेंगे
एपोकार्पल्स। एपोकार्पल्स या एपोकार्पस कंडीशन क्या हो जाती है बच्चे, जब मेरे पास एक अलग अलग कार्पल पिस्टल, स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी अलग अलग है, ठीक है। मल्टी कार्पलरी कंडीशन तो है, फ्लावर वही है, उसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं, उस टाइम पे हम इनको बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। तो एपोकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन, ठीक। एपोकार्पस मतलब क्या हो जाता है, जब हमारे पास प्री कार्पल्स हों, जब हमको फ्री कार्पल्स दिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिन कार्पस एक ऐसी कंडीशन है जब कार्पल सारे फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड कार्पल्स आपको दिख जाएंगे, जैसे चाइना रोज के अंदर आपको दिख सकते हैं। और एपोकार्पस कंडीशन होती है मिशेलिया के अंदर, जिसमें दिखते हैं कि मतलब बहुत सारे तो हैं पर सारे फ्री है, अलग अलग, तुमको सिंगल ओवरी, सिंगल स्टिग्मा, सिंगल स्टाइल दिखेगा। तो प्रॉपर एक एक स्ट्रक्चर आपको विजिबल रहेगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पढ़ना, अब यहां पढ़ना क्या बोलता है कि मोनोकार्पलरी कंडीशन तो क्या हो गई, वन, यूनिकार्पलरी, मोनोकार्पलरी, सिंगल कार्पल, वो ये कंडीशन है। और में हैव मोर देन वन पिस्टल्स, जब एक से ज्यादा पिस्टल हो जाते हैं तो हम उनको बोलेंगे मल्टी कार्पलरी कंडीशन, बहुत सारे हैं। व्हेन दे आर मोर देन, अब अगर ज्यादा ही है तो वो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो अगर वो फ्यूज रहे तो हम उनको कहेंगे सिनकार्पस, और अगर वो फ्री रहे तो हम उनको कहेंगे एपोकार्पस। बड़ा आसान नाम है। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स है बेटा जी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा कौन सा पोर्शन है, विच सर्व्स द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स आके उस पे ही ठहरेंगे, ठीक है। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन, ये इलोंगनेटेड सिलेंडर पार्ट जो रहता है स्टिग्मा के नीचे, उसको हम कहते हैं स्टाइल, उसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल। तो द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर मतलब स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो कनेक्ट करेगा स्टिग्मा को किससे, बेसल, सोलन, ओवरी से, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसल बल्ज्ड पार्ट, जिसको हम कहते हैं ओवरी। इनसाइड द ओवरी इट कंटेन्स ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोक्यूल कहते हैं, और ये आप लोगों ने पढ़ा है मॉर्फोलॉजी में, है ना। लोक्यूल, ओवेरियन कैविटी इज लोक्यूल, और इस लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहेगा ओव्यूल। सीड, सिंपल, सीड इसके अंदर ही तो प्रेजेंट रहता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। Recall the definition and type of placentation you have already studied in morphology of flowering plants, है ना। तो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको। अब जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, अब वो स्ट्रक्चर जो ये बोलता है हर बार, तो वो स्ट्रक्चर जो आप पढ़ेंगे, अब जो आप पढ़ेंगे वो होगा ओवरी से कनेक्टेड ओव्यूल का, ठीक है। तो अब ओवरी तक हम पहुंच चुके हैं। ओवरी के अंदर होगा क्या, ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहेगा ओव्यूल, और ओव्यूल की अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग ओव्यूल का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि भाई क्या बोलता है ओव्यूल का। जैसे आप लोग इस डायग्राम के थ्रू ही देख सकते हो कि अब देखो होगा क्या ना बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कहानी बता दूं कि अब होने क्या वाला है। अब होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो स्टिग्मा वाला रीजन है, ठीक है, जो स्टिग्मा स्टाइल वाला रीजन है, ये तो फर्टिलाइजेशन में काम आएगा। अब हमको मेन काम होगा, अब जो हम बात करेंगे ना, अब हम मेन बात किसकी करेंगे, अंदर ओवरी और ओव्यूल की, ठीक है। अभी तक अपन ओवरी समझ चुके हैं कि भाई सिनकार्पस भी हो सकती है और एपोकार्पस कंडीशन भी हो सकती है, कार्पल्स हमने पूरा समझ लिया, ठीक है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे इस ओव्यूल की। तो ओव्यूल वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवन बता देती हूँ कि भाई इसमें होगा क्या। देखना, सुनना ध्यान से। अब क्या होगा ना कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी वाली वॉल है, ये जो ओवरी वाली वॉल है, ये बन जाएगी फ्रूट, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओवरी होती है ये फ्रूट बन जाती है, और ये जो अंदर का ओव्यूल होता है ये टर्मिनेट हो जाता है टू फॉर्म सीड। ओवरी जो होगी वो फ्रूट में टर्न हो जाएगी,
और ओव्यूल जो होगा वो सीड में टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब ओव्यूल, जैसे आप लोग कोई भी फ्रूट ले लो यार, मैंगो ले लो, है ना, तो मैंगो जब आप लोग खाते हो तो उस मैंगो के अंदर आप देखते हो बाहर की तरफ जो पल्पी रीजन है जिसको आप लोग खा रहे हो, वो रीजन तो हो जाएगा बेटा फ्रूट, ये ओवरी वाला रीजन, ठीक है, जिसकी अभी हमने बात करी। और उसके अंदर जो वो गुठली आती है, गुठली के भी अंदर, अगर पता है गुठली भी वो नहीं है, गुठली भी अगर मैं बोलूँ ना, जो उसका सीड हम लोग बोल देते हैं, पर उसके एक्चुअली में उसके अंदर सीड होता है, वो तो सीड कोट है, ठीक है, वो सीड कोट है गुठली के अंदर, या गुठली ही मान लो, तो पूरा गुठली वाला जो रीजन होगा ना वो होगा आपका सीड वाला रीजन। तो अभी हम उस सीड वाले रीजन की बात करते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। अब होता क्या है इसका, अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है बेटा जी ये? एनाट्रोपस ओव्यूल। अब दो तरीके के ओव्यूल आएंगे आप लोगों के, दो तरीके के ओव्यूल आप लोगों ने पढ़ने हैं। पहला होगा ऑर्थोट्रोपस और दूसरा है एनाट्रोपस। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब एनाट्रोपस ओव्यूल की मार्किंग कैसे होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल होंगे क्या मैम? देखो बच्चे, होता क्या है ना, पहले अपन मार्किंग देखते हैं, फिर मैं तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल भी बता दूंगी जो तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। चलिए, सबसे पहले आती है इसकी बाहर की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ये वाली लेयर्स, ठीक है। अब बाहर वाला हिस्सा है तो इसको हम कहेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, और यहीं पे ये इनर अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये वाला रीजन जो कनेक्टिव है, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। अब होता क्या है कि ये जो फ्यूनिकल है ना, ये ओवरी से ओव्यूल को अटैच कर रहा है, देखो ओवरी से ओव्यूल को अटैच करने में इस फ्यूनिकल का हाथ है। तो ये जो फ्यूनिकल वाला रीजन है ना, ये एक तरीके से कनेक्टिव रोल प्ले करता है, ठीक है, ओव्यूल को ओवरी से जोड़े रखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, फ्यूनिकल। व्हाट इज फ्यूनिकल? अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर which connects ovary to ovule। ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये वाला रीजन, यहाँ पे देखना, ये जो एक एंड है, ये एक अपर एंड है और एक लोअर एंड है, दो एंड होते हैं। एंड मतलब पोल, दो पोल्स, ठीक है, ऐसे समझ लो, दो पोल्स है इसके। एक तो ये वाला पोल, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? पहले स्ट्रक्चर को मार्क कर लेती हूँ मैं। माइक्रोपाइल, ठीक है। तो माइक्रोपाइल जहां पे प्रेजेंट रहेगा, उस एंड को हम बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। इस एंड को हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड। सुनना वापस, हो क्या रहा है, एक स्ट्रक्चर रहता है माइक्रोपाइल, ठीक है, जो क्या करेगा, दोनों इंटेग्यूमेंट्स को जोड़ेगा। तो जब दोनों इंटेग्यूमेंट्स जुड़ जाते हैं यहाँ पे, तो वहां वाली जगह को, वहां वाले एक हिस्से को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल वाला जो एंड होगा, जो शोर होगा, उसको हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड क्या होगा बेटा? अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड मतलब ये वाला हिस्सा तो माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? तो इस हिस्से को हम कहते हैं चालाजल एंड, ठीक है। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? चालाजल एंड। तो दो एंड हो गए मेरे पास, माइक्रोपाइलर एंड और चालाजल एंड। बताओ, क्लियर है चीज? तो माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला जो होगा हिस्सा, उसको हम कहेंगे चालाजल एंड, माइक्रोपाइल वाले हिस्से को हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। अब थोड़ा सा एक अंदर का साइड देखते हैं, और उससे पहले ये समझ लो इंटेग्यूमेंट्स का काम क्या होता है। इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। जब भी तुम एक सीड देखोगे तो उसके ऊपर सीड कोट देखोगे, कभी भी ऐसे खाली सीड दिखता है? नहीं दिखता।
सीड के ऊपर कोई ना कोई कोटिंग होगी, कोई ना कोई लेयर होगी। तो वो जो लेयर है वो एक्चुअल में किस चीज की लेयर है, वो है इन सीड कोट की लेयर। तो इंटेग्यूमेंट्स क्या काम आते हैं बच्चे, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सीड को, ठीक है। बाहर से कवर्ड रहेगा सीड और अंदर उसके मेन जो सीड आइटम है वो रहेंगे, ठीक। अब मेन सीड आइटम के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो भी देख लो। अब मैंने ये अंदर की तरफ स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। यहीं पे ही एम्ब्रियो तैयार होगा। क्या होता है एम्ब्रियो, है क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, क्या होता है एम्ब्रियो? चलो इधर देखो, होता क्या है बच्चे कि जब मैं बात करती हूं, जब मैं बात करती हूं इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है, मेल गेमीट फ्यूजेस विथ फीमेल गेमीट, है ना। मेल गेमीट फ्यूजेस विथ फीमेल गेमीट टू फॉर्म जाइगोट। अब ये जाइगोट जब डेवलप हो जाता है ना बच्चे, ये जाइगोट जब डेवलप हो जाता है तो ये बनाता है एम्ब्रियो। ये जब डेवलप हो जाता है तो ये बनाएगा एम्ब्रियो। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, एक तो मेल गेमीट जो अभी अपन ने पढ़ लिया कि भाई पोलन ग्रेन के अंदर होता है, एक हो गया हमारे पास फीमेल गेमीट जो हम अभी बात करेंगे कि एग कैसे फॉर्म होता है, और जब ये फ्यूज हो जाते हैं तो ये बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट एक सेल है, ऐसा समझो कि दो सेल मिल गई, फ्यूज हो गई, मर्ज हो गई आपस में और उन्होंने एक नई सेल बना दी। पर अब सेल से थोड़ा ना कोई नया सीड डेवलप हो जाएगा, सेल को ग्रो करना पड़ेगा, टिश्यू बनाने पड़ेंगे। तो सेल जब ग्रो होता है, सेल जब मेच्योर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो सेल जब डेवलप होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बच्चे, एम्ब्रियो। तो हमारे पास क्या आ गया, मेल गेमीट फीमेल गेमीट फ्यूज होके बनते हैं जाइगोट, जाइगोट डेवलप होके बनाएगा एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे वही एम्ब्रियो का सैक है, यहाँ पे एम्ब्रियो एक्चुअल में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो फॉर्म होगा, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन लेगा, है ना, कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन लेगा। तो इसके बाहर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है सॉरी, इसके बाहर एक इस तरीके की कैविटी प्रेजेंट रहती है जो कि एम्ब्रियो को खाना देने का काम करती है, सिर्फ नरिशमेंट में हेल्प करती है। क्या काम करेगी बेटा जी ये, सिर्फ नरिशमेंट में, इस तरीके से ये सिर्फ खाना देने का काम करती है एम्ब्रियो को। और इस लेयर को हम कहते हैं न्यूसेलस। प्लीज इसको न्यूक्लियस मत पढ़ना, ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या काम करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो न्यूसेलस क्या काम करेगा बेटा, ये प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट दे रहा है, अंदर एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक के लिए खाना बाहर प्रेजेंट है, अंदर भी होगा बट बाहर भी है, ठीक है। ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए बहुत सारा नरिशमेंट है, बस बिखरा हुआ है। अब एम्ब्रियो क्या करेगा, सारी चीजें लेगा और वो सब भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एम्ब्रियो को सारी चीजें कलेक्ट करनी है। तो यहाँ क्या हुआ, क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। ऐसे ओव्यूल को पहली बात तो क्या बोलते हैं, ये ओव्यूल पता कैसे होता है, ये ओव्यूल ऐसे 180 डिग्री में मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। जब ये मुड़ा हुआ रहेगा, अगर तुम देखो तो ये माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ रहेगा। और ध्यान रखना, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स होंगे ना, इसकी एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कौन सा माइक्रोपाइलर है कौन सा चालाजल एंड है, और इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान रखना ये चीज, जहां पे इंटेग्यूमेंट होंगे वहां पे माइक्रोपाइलर एंड होगा, ठीक है। जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, यानी हम एक एक एंड पता कर लो, माइक्रोपाइलर पता है तो अपने आप पता लग जाएगा उसका अपोजिट चालाजल है, एक एंड पता करना है तुम्हें, ठीक है। तो अब तुमने पता कर लिया कि भाई जहां इंटेग्यूमेंट है वहां पे माइक्रोपाइलर एंड है। अब ये माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो कौन सा होगा, चालाजल एंड, बड़ा सिंपल सा है,
ठीक है, तो एक एंड का तुमको पता करना है कि भाई वो जब मिल रहा है तो वो एंड का नाम क्या है। जैसे तुमको नॉर्थ को पता कर लो, तुमको साउथ अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी चीज है। तो माइक्रोपाइलर एंड है, इस ऐसे ओव्यूल को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कौन सा ओव्यूल है ये, एनाट्रोपस। क्या मैम कोई और तरीके के ओव्यूल भी होते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। ये आपका जो है ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, सबसे ज्यादा हर जगह पे मिलने वाला मोस्ट कॉमन ओव्यूल का टाइप है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब देखना एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। एक तो मैंने ये ओव्यूल बनाया, ठीक है। एक ओव्यूल होता है, मैं एक बार वापस बना देती हूँ ये चीज। एक होता है ऐसे, चलिए इधर देखो। एक तो हो गया अपने पास इस तरीके का ओव्यूल, है ना, ये एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस के अंदर ध्यान से ये देखना, यहाँ पे जब मैंने ये इंटेगुमेंट्स वाला स्ट्रक्चर बनाया है तो ये ऐसा उल्टा है। ये ऐसे समझो, ये इस तरीके से ऐसे बेंड रहता है, ये इस तरीके से ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन ओव्यूल है, ठीक है। ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है जो स्ट्रेट खड़ा रहेगा, मतलब ये फ्यूनिकल वाला रीजन है और फ्यूनिकल वाले रीजन के ऊपर ये ओव्यूलर रीजन है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल इंटेगुमेंट्स वाला रीजन रहेगा, एम्ब्रियो सैक वाला रीजन रहेगा, ये सब फ्यूनिकल से अटैच तो है पर, और ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में है पूरा का पूरा ओव्यूल। देखो यहाँ फ्यूनिकल है, सेम वही चीजें हैं, फ्यूनिकल है, इंटेगुमेंट है, ये माइक्रोपाइलर एंड होगा, ये चालाजल एंड होगा। बस बात इतनी है कि ये स्ट्रेट खड़ा है और ये थोड़ा सा बेंड है, ये इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। कैसे मुड़ा हुआ है ये भी देख लो, यहाँ पे फ्यूनिकल वाला रीजन है और घूम के आया है, ठीक है। ये जो घुमाव लिया है ना इसने, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है एनाट्रोपस ओव्यूल की। तो एनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट कॉमन ओव्यूल बहुत जगह पे तुमको मिलेगा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल भी तुम्हारे एनसीईआरटीज के अंदर है, तो उसको भी एक बार देख लो। तो ये ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस। और ये एनाट्रोपस। एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। क्लियर है ये चीज, तो मोस्ट कॉमन ही पढ़ना है अपन ने, और वो है अपने पास एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर, यहाँ तक आई होप सभी लोगों को, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम को देखते हैं। देखो हुआ क्या, ये है, ये कौन सा ओव्यूल है, अटिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, यहाँ दिख रहा है अटिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अब एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहा है ये वाला। अब देखना इसके अंदर इसने क्या किया, ये जो अपन ने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, ये वो हाथ ऊपर करके बना लो, फ्यूनिकल ऊपर करके बना रहा है, ठीक है। ये वो फ्यूनिकल ऊपर करके बना रहा है, तो मतलब फ्यूनिकल वाला रीजन जो हमारा स्टॉक वाला रीजन है, वही रीजन है बच्चे। हमने इस तरीके से बनाया है ये चीज, ये इस चीज को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो फ्यूनिकल वाला रीजन हुआ, फिर उसके बाद हुआ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल आ गया इंटेगुमेंट्स के पास। अब वापस ध्यान रखना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को उल्टा भी बना देती हूँ, ये देखो, एक तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। एक मैं अगर ये तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बना देती हूँ, सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, तुमने बस इस स्ट्रक्चर को घुमा दिया, है ना, इसी स्ट्रक्चर का अपोजिट कर दिया मैंने। अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि माइक्रोपाइलर एंड कहाँ होगा, बड़ा ही आसान है।
माइक्रोपाइलर एंड कौन सी तरफ होगा बेटा? अभी अभी मैं बता के चुकी हूँ, एक ट्रिक है इसको सिर्फ याद रखने की कि आप इंटेग्यूमेंट्स का पता कर लो। अगर आपको पता है कि इंटेग्यूमेंट्स कहाँ हैं तो आपको आराम से पता होगा कि माइक्रोपाइलर एंड कौन सा होगा। तो अगर आपको पता है इंटेग्यूमेंट्स कौन से हैं तो बहुत लोगों को पता होगा कि हम आउटर स्ट्रक्चर, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर हैं, इनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं ना। तो ये हमारे पास इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला रीजन जो होगा ये माइक्रोपाइलर एंड है। और अगर मैं बात करी इस वाले हिस्से की तो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स आ रहे हैं, ये माइक्रोपाइल है, इसका मतलब ये माइक्रोपाइलर एंड होगा, है ना। एनसीईआरटी इसको ऐसे याद कराती है, फ्यूनिकल के पास वाला जो रीजन है वो माइक्रोपाइलर रीजन है, ऐसे याद कर लो, मर्जी तुम्हारी। फ्यूनिकल के पास वाला रीजन माइक्रोपाइलर एंड है, इंटेग्यूमेंट्स जहां प्रेजेंट है वो माइक्रोपाइलर एंड है, तुम्हारी मर्जी है, वैसे याद करो, बस गलत मत करके आना। और उसका जो अपोजिट रहेगा वो हमेशा चालाजल एंड रहेगा। अब कंफ्यूजिंग हो जाता है ये चीज जानना कि मैम हर बार हम नीचे की तरफ माइक्रोपाइल बना रहे हैं तो क्या इसमें भी यहाँ पे माइक्रोपाइलर होगा क्या? नहीं होगा बेटा, जहां इंटेग्यूमेंट वहां पे माइक्रोपाइल, ठीक है, जहां इंटेग्यूमेंट वहां पे माइक्रोपाइल। अब तुम किधर भी इंटेग्यूमेंट बना दो, इंटेग्यूमेंट के साथ वाला, फ्यूनिकल के साथ वाला हमेशा माइक्रोपाइलर एंड रहेगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे वही चीजें बनाई है, माइक्रोपाइल फिर उसके बाद आउटर इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक और चालाजल पोल या चालाजल एंड, ठीक है। एक चीज ये है हाइलम, इसको भी समझ लो। हमारे स्ट्रक्चर में हमने हाइलम मार्क नहीं किया है, यहाँ कर देती हूँ मैं। ये देखो, ये एक ऐसा रीजन होता है जहां पे ओव्यूल बनना स्टार्ट हो गया और फ्यूनिकल का अटैचमेंट है, ये वाला रीजन दिख रहा है, डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं इससे करूंगी। ये इस तरीके वाला जो रीजन है जहां फ्यूनिकल एंड हो गया और अब जितना स्ट्रक्चर है वो सारा ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है। फ्यूनिकल बस इतना ही था, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। अब जितना रीजन है वो कौन सा रीजन आ जाएगा आपका? ओव्यूलर रीजन आ जाएगा। तो ये जो छोटा सा एक हिस्सा है इसको हम कहते हैं हाइलम। कोई इतनी घनघोर महत्वता है नहीं इसकी, बट हाइलम एक पॉइंट है जहां पे फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल से कनेक्टेड रहता है, बस वो एक छोटा सा स्टॉक कनेक्टेड रहने का एक कनेक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, बस उसको हम हाइलम बोलते हैं। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और इससे पहले वाले जितने स्ट्रक्चर हैं ये तो ओवरी का स्ट्रक्चर है बेसिक, मतलब कार्पल का स्ट्रक्चर है बेसिक, सिग्मा स्टाइल ओवरी ये बता रहा है। थैलेमस, थैलेमस इज वेरी एसेंशियल। थैलेमस अभी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे ना तब तुम देखना थैलेमस ही थैलेमस नाम आएगा, तब कंफ्यूज मत होना, इसको याद रखना थैलेमस को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास बी वाला रीजन। बी वाले में ये क्या कह रहा है? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टल। सिनकार्पस मतलब क्या होता है बेटा? सिनकार्पस मतलब, सिन मतलब क्या होता है? सिन मतलब सिनगेनी, सिन मतलब होता है फ्यूज्ड, ठीक है, ये याद रख लेना बस। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड, तो यहाँ पे फ्यूज्ड है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब फ्यूज्ड है, तो इसीलिए हम ऐसे कार्पल्स को क्या बोलेंगे? फ्यूज्ड कार्पल, सिन कार्पस ओवरी, ठीक है। फिर मल्टी कार्पेलरी, हाँ यहाँ ये देख लो, ये मल्टी कार्पेलरी आ गया। मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, एपो मतलब फ्री कार्पल्स है, तो ये फ्री कार्पल कंडीशन है, ये फ्री कार्पल है और ये फ्यूज्ड कार्पल है, ठीक है। और फिर ये एनाट्रोपस ओव्यूल तो बैठा ही है। तो क्लियर है यहाँ तक ये चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आई होप आज समझ में आया होगा आप सभी को ओव्यूल का टॉपिक, क्योंकि ओव्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल का नेक्स्ट हम किस तरीके से मेगास्पोर डेवलप करता है, किस तरीके से एग बनता है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को सबको क्लियर रहा होगा, अगर नहीं रहा तो प्लीज गो एंड रिविजिट द लेक्चर वंस अगेन। और एक बार अगर ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर तुमको एक तरीके से समझो सारी ही चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, बट एक बार यू जस्ट हैव टू लर्न इट एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट वंस अगेन। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।